वो देख रही थी कि फना अभी जल्दी ही गिरने वाली थी। फना की आंखों से आंसू बहने लगे। सब कुछ घूमने लगा। निशु फना को देखते हुए बोली, ठीक हो तुम? फना नीचे बैठ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में पकड़कर निचोड़ दिया हो। इतना दर्द हुआ उसे। उसके मुंह से चीख निकल गई। आह! उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तारा जब निशु को देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तारा फना को ऊपर लेकर जाने लग जाती है तो निशु भी उसका साथ देती है। वो दोनों जब उसे ऊपर कमरे में लेकर आती है तब घर के बड़े आपस में बातें करने लग जाते हैं। तारा ने निशु से थैंक यू कहा। वो हैरान भी हो गई थी कि ये लड़की उन लोगों से बात कैसे कर रही है, क्योंकि उसे याद है कि फर्स्ट डे निशु कितना ऑकवर्ड बिहेव कर रही थी। निशु फना को देखते हुए बोली, इसे क्या हुआ है? तारा ने निशु से कहा, नन ऑफ योर बिजनेस, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। थैंक यू सो मच इसे यहाँ तक छोड़ने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए। निशु को बहुत तेज गुस्सा आता है तारा पर। आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है? निशु फना की पहली दोस्त है और ये मुझे फना की जिंदगी से दूर रहने को बोल रही है। निशु का दिल करता है कि वो तारा को सुना दे, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से खुद के गुस्से को कंट्रोल करती है। फिर तारा से बोली, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, तुम्हें इससे बात करनी चाहिए। निशु नीचे बैठती है फना के पास और फिर उसके हाथ को पकड़कर बोली, क्या हुआ है तुम्हें? फना, मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी शादी जबरदस्ती की जा रही है क्या? फना निशु के चेहरे को देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे नहीं मालूम था कि क्यों वो निशु के सामने कमजोर पड़ रही है। वो तो इस लड़की को जानती भी नहीं है। निशु फना को हक कर लेती है और फना उसे पकड़कर रोना शुरू कर देती है। निशु समझ जाती है कि फना को कोई तो दिक्कत है। वही तारा इन दोनों के बॉन्ड को देखकर हैरान हो जाती है। उसे अजीब लगता है और थोड़ी जलन भी महसूस होती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को ये लड़की क्यों हक कर रही है। ये दोनों एक दूसरे को जानती भी नहीं और ना ही उनकी बातें होती है। निशु ने फना को समझाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चे। फना कुछ भी नहीं बोलती है तो निशु चुपचाप बस उसे हक कर बैठी हुई थी। फना के दिल में जो दर्द था, निशु भी अब उसे महसूस करने लग जाती है। इतने दिनों में फना के साथ क्या हुआ है? निशु नहीं जानती थी। क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में, उसे नहीं मालूम। उसने फना को अकेला छोड़ दिया था। कहीं ना कहीं इसमें निशु की गलती है। निशु को ऐसा ही लगता है। फना निशु को हक कर काफी देर तक रोती है। वही तारा को बहुत जलन होने लग जाती है और वो मन ही मन खुद से बोली, मेरी दोस्त को ये क्यों हैंडल कर रही है? रात का वक्त तारा फना के पास बैठी हुई थी और बोली, क्या तू उस निशु को पहले से जानती है? फना ने तारा की तरफ देखते हुए कहा, तुझे क्या हुआ है तारा? तुझे निशु पसंद नहीं है क्या? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन पकड़कर उसको रो रही थी। तारा ने फना की आंखों में देखते हुए कहा। फना तारा के पास आती है और उसकी गोद में अपना सिर रखकर बोली, मुझे भी नहीं मालूम कि क्या हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे पहले से ही जानती हूँ। मुझसे मिलकर तो तुझे ऐसा नहीं लगा था। तारा ने फना से बुदबुदाते हुए कहा, तुझे जलन हो रही है क्या तारा? फना ने तारा से पूछा तो तारा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे बहुत जलन हुई। मेरी दोस्त मुझे छोड़कर किसी और से अपनी फीलिंग शेयर कर रही है तो बुरा तो लगेगा ना। ना चाहते हुए भी फना के होठों के कोने मुड़ जाते हैं। वो तारा से बोली, मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? अगर मैं लड़का होती ना तो फिर तुझसे शादी कर लेती, फिर हमारे बीच में कोई भी नहीं आता। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मेरी फ्रेंड किसी और के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाए। तेरी इकलौती दोस्त हूं मैं। फना ने तारा को देखकर हंसते हुए कहा, तू छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है। वैसे मुझे बताएगी, तुम दोनों की दोस्ती कब हुई थी? मुझे कैसे नहीं मालूम इस बारे में? तारा ने तिरछी नजरों से फना को देखते हुए कहा, मैं उस लड़की को नहीं जानती हूँ और नहीं हुई है हमारी कोई दोस्ती। तू इतनी फिक्र मत कर। क्या सच में मुझसे प्रॉमिस कर कि हमेशा तेरी बेस्ट फ्रेंड मैं ही रहूंगी? तू अपनी हर फीलिंग मुझसे शेयर करेंगी।
तारा ने फना से डिमांड करते हुए कहा। फना तारा की बचकानी हरकत को देखकर बोली, ओके। विदाउट परमिशन मालव्य कमरे के अंदर इंटर करता है और एफना को देखकर बोला, माई डियर लिटिल वाइफ, मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। मेरी सिस्टर और मेरे फादर नीचे आए हैं और तुम्हें जाकर उनका वेलकम करना चाहिए। आखिर तुम उनकी होने वाली बहू हो, कब तक ये ड्रामा करती रहोगी? शादी है कल हमारी, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी फैमिली तुमसे अभी से डिसअपॉइंट हो जाए। तारा गुस्से से मालव्य को देखते हुए बोली, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि उसकी तबीयत खराब है? तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हें मालूम है? यहाँ बात मैं अपनी बीवी से कर रहा हूँ, किसी और लड़की को बोलने की जरूरत नहीं है। फना गुस्से से मालव्य को देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरीके से बात करने की? अगर तुम्हारी फैमिली आई है तो मैं क्या करूं? तुम्हारी नौकर नहीं, मैं जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। खबरदार, जो मुझसे दोबारा इस लहजे में बात की तो। मालव्य ने फना से कहा, तुम्हें थोड़ी भी रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है क्या बड़ों की? मुझे नहीं करनी आती है बड़ों की रिस्पेक्ट करनी, सही कहा तुमने। मैं अभी किसी की बहू बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। क्यों ना तुम जाकर सामने से ही शादी के लिए मना कर दो। फना ने मालव्य के सामने प्रस्ताव रखा। मालव्य गुस्से से अपने दांत पीसने लग जाता है। वाइफी, तुम तो नाराज हो गए। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि तुम पर थोड़ा गुस्सा कर सकूं? तुम शादी से क्यों परेशान हो रही हो? फना ने गुस्से से मालव्य को देखते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो ये ड्रामा करना बंद करो। तुम बहुत इरिटेटिंग हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता है कि तुम्हारी नजरें कितनी गंदी है? मालव्य तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुमने किसी और के साथ देख लिया क्या मुझे? यहाँ पर तो मैंने अभी तक किसी के साथ कुछ नहीं किया है। तुम्हारी ये गंदी नजरें मेरी दोस्त को किस नजरों से देख रही थीं, उसने मुझे सब कुछ बताया। तुम्हें क्या लगता है मैं ये बर्दाश्त करूंगी? फना भड़कते हुए बोलती है, साली आधी घरवाली होती है बेबी, मैं तो बस उसे परेशान कर रहा था। आखिर मैं उसके साथ क्या ही कर सकता हूँ? मालव्य ने लापरवाही से कहा। फना और मालव्य अभी लड़ ही रहे थे कि तभी वहां पर फना की सास आ जाती है, जिसका नाम था सनातनी देवी। सनातनी देवी फना को देखते हुए बोली, बेटा, हमने सुना कि आपकी तबीयत खराब है। उड़ी वक्त वो अपने बेटे मालव्य को डांटते हुए बोली, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम दोनों की कल शादी है और तुम दोनों को रेस्ट करना चाहिए। उसकी तबीयत खराब है मालव्य, तुम कैसे अपनी बीवी को ट्रीट कर रहे हो? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मालव्य दांत पीसते हुए अपने चेहरे पर स्माइल लाता है और झूठी मुस्कान के साथ बोला, मॉम, आप गलत समझ रही है। मैं भी बस उसे यही समझ रहा था। लेकिन वो आप लोगों के वेलकम के लिए नीचे जाना चाहती थी, तो बस मैं उसे मना कर रहा था। फिकर मत करिए, मैं आपकी होने वाली बहू को क्यों परेशान करूंगा? मालव्य ने जिस तरीके से अपने रंग गिरगिट की तरह बदल लिए थे, ये देखकर तारा और फना दोनों ही हैरान हो जाती है कि ये आदमी अभी उसे फोर्स कर रहा था और अब तुरंत उसने अपने रंग कैसे बदल लिया, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। सब फना के कमरे से चले गए थे। फना के होंठ कांपने लग जाते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा विक्रम की याद आने लग जाती है। विक्रम ने कभी उसके साथ ऐसी बात नहीं की थी। वो हमेशा उसे मोटू, मेरा बच्चा बोलता था। इतना ज्यादा लाड़ प्यार करता था। भले वो डांटता था, लेकिन कभी उसने ऐसा नहीं किया। कभी उसने फना की बेइज्जती नहीं की। गुस्सा हो जाने पर वो मारता भी था। फना के नखरे भी उठाता था। फना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम हर वक्त उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। एफाना अपने फोन में विक्रम और अपनी फोटोज को देख रही थी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। कल वो शादी करने वाली है। उसका डिसीजन गलत है, लेकिन क्या डर है जो उसे रोक रहा है? फना की आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे मानो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके कानों में विक्रम की आवाज गूंज रही थी, जब वो उसे प्यार से मोटू, मेरा बच्चा बोलता था। आज रात को फना को नींद नहीं आती है। कल उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। अगली सुबह धीरे से फना की नींद खुलती है। गजेंद्र उससे मिलने आया था। फना के चेहरे को देखते हुए वो बस उसे घूर रहा था। थोड़ी देर के बाद गजेंद्र चला जाता है और कमरे में तारा आती है।
वो फना के चेहरे को देखकर ही समझ गई थी कि ये रात में रोई है। जैसे ही वो फना के फोन में उसकी और विक्रम की फोटो देखती है, तब उसे सब समझ में आ जाता है कि फना अपने दिल से ही झूठ बोल रही है। फना अपनी शादी के लहंगे को देखती है। उसे मिरर में खुद का प्रतिबिंब दिख रहा था, जो उससे सवाल कर रहा था, ये आंसू किसके लिए? ये दुख किसके लिए? तुमने तो एक रेपिस्ट को मारा है ना? तुम्हें तो जश्न मानना चाहिए कि तुमने एक कातिल को सजा दी है। फना गुस्से में चिल्लाने लग जाती है, चुप हो जाओ तुम, मैं खुश हूं, मैं दुखी नहीं हूं। ये आंसू किसके लिए है? उस रेपिस्ट के लिए? मिस कर रही हो ना उसे? नहीं, नहीं, नफरत करती हूं मैं उस आदमी से। फना ने गुस्से से फ्लावर वास उठाकर मिरर पर फेंक दिया और मिरर चकनाचूर हो जाता है टूटकर। इसी के साथ फना के सभी प्रतिबिंब उन टूटे हुए कांचों में नजर आने लग जाते हैं। शादी का मंडप फना को तैयार किया जा रहा था। मालव्य अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसके दोस्त उसे छेड़ रहे थे। किस्मत हो तो तेरे जैसी, तुझे राणाश की बेटी मिली है। तेरी किस्मत में तो 4 चांद लगने वाले हैं। मालव्य तिरछा मुस्कुरा देता है। फना अपने कमरे में तैयार हो जाती है, लेकिन वो कांप रही थी, डर की वजह से। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सोनाक्षी मालव्य के पास आती है और बोली, जीजू, मैं आपकी होने वाली इकलौती साली हूँ। मुझे शगुन में क्या देने वाले हो आप? मालव्य सोनाक्षी को देखता है और बोला, आपको क्या चाहिए साली साहिबा? बताइए, आपके जीजू हैं हम, आपको कुछ भी दे सकते हैं। वो सोनाक्षी के करीब आता है और उसकी कमर पर अपना हाथ रख देता है, जिससे सोनाक्षी मालव्य के फेस को देखते हुए बोली, जीजू, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे जो गिफ्ट चाहिए वो आप मुझे कब देने वाले हो? जब तुम कहोगी तब तुम्हें मिल जाएगा साली साहिब। आखिर आप भी तो आज से हमारी आधी घरवाली होने वाली है। सोनाक्षी मालव्य की नजरों में खोट को महसूस कर लेती है और उसे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इस आदमी की नीयत उस पर खराब है और उसका एडवांटेज उठाकर वो फना को टॉर्चर कर सकती है। जब वो अपने पति को अपनी बहन के साथ दिखेगी तो खून के आंसू रोएगी। शादी के मंडप पर बैठा हुआ था मालव्य। पंडित जी अपनी विधियां पूरी कर रहे थे। वहां पर गेस्ट आए हुए थे और सभी बड़े घराने के थे। सारी फैमिली रेपुटेटेड थी। कुछ उनके बिजनेस पार्टनर थे तो कुछ दोस्त थे। पंडित जी फना को लाने का बोलते हैं, लेकिन फना नहीं आती है, क्योंकि वो वहां पर बैठी हुई कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद किसी और के नाम का सिंदूर उसकी मांग में और मंगलसूत्र उसके गले में होगा। पंडित जी तीसरी बार फना को लाने का बोलते हैं। अब मालव्य को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो रही थी। आसपास के लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं। वही मालव्य की फैमिली भी इंतजार कर रही थी कि फना कब नीचे आएगी। उसकी सास गजेंद्र की तरफ देखती है, जैसे बोल रही हो कि आपकी पोती कहाँ रह गई। गजेंद्र फना के कमरे में जाते हैं और फना उन्हें देखकर रोने लग जाती है और बोली, पापा कहाँ है दादू? वो अभी तक क्यों नहीं आए? तुम्हारे पापा? बोलते हुए गजेंद्र सिर नीचे कर लेते हैं। क्या हुआ है पापा को दादू? आप चुप क्यों हो गए अचानक से? बताइए ना दादू। फना रोते हुए बोलती है तो गजेंद्र ने कहा, तुम्हारे पापा को तुम्हारे लवर ने गोली मार दी थी। हमने तुम्हें ये बात बताई नहीं। फना की कदम लड़खड़ा जाते हैं और उसके दिल में और नफरत भर जाती है विक्रम के लिए। वो किसी तरीके से फना का ब्रेन वॉश करते हैं और उसे शादी के मंडप पर ले आते हैं। फना कांपते हुए शादी के मंडप पर बैठ जाती है। पंडित जी जैसे जैसे उन दोनों से विधियां करवा रहे थे, सारी विधि वो दोनों सवाल पूर्ण करते हैं। पंडित जी ने मालव्य को फना की मांग भरने के लिए कहा। मालव्य अपने हाथों में सिंदूर उठा लेता है और जैसे ही वो फना के मांग में सिंदूर भरता, उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ पर सूट कर दिया। सिंदूर जाकर दूर गिरा, चारों तरफ बिखर गया। सभी हैरान हो गए। सिंदूर जब चारों तरफ फैल गया था तो सभी हैरान हो जाते हैं। शूटिंग की आवाज से सभी डर गए थे। मालव्य जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसके हाथ में बुलेट घुस गई थी और खून ही खून हो गया था। उसकी पूरी फैमिली खड़ी हो जाती है। वहां पर सभी चीखने लग जाते हैं। तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज गूंज जाती है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा।
अगर किसी ने एक और कदम आगे बढ़ाया तो अगली बुलेट उसे लगेगी। कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। उस आवाज को सुनकर फना के कान खड़े हो जाते हैं। गजेंद्र भावेश की तरफ देखता है। भावेश गुस्से से अपनी गन निकाल लेता है। दूसरे ही पल भावेश के फोरहेड पर आकर बुलेट लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। लोगों की चीख निकल जाती है। सबकी हवा टाइट हो गई थी। फना सामने देखती है तो लोगों के बीच में से चलता हुआ एक आदमी और उसके साथ कुछ गार्ड्स जा रहे थे। वो लोग दिखने में बहुत खूंखार लग रहे थे। गजेंद्र अपने सभी आदमियों की तरफ देखता है जिन्हें पहले ही मार दिया गया था। फना, वो मालव्य को देखती है। मालव्य दर्द से चिल्ला रहा था और वहीं पर गिर गया था। सब अपनी जगह पर स्टैचू की तरह खड़े हो गए थे। कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। गजेंद्र के सभी आदमियों ने गन को नीचे रख दिया था, क्योंकि भावेश की मौत ही काफी थी लोगों के दिल में खौफ भरने के लिए। फना सामने से आ रहे आदमी को देखती है तो उसकी सांसें ही रुक जाती है। ये जिंदा कैसे है? विक्रम भारद्वाज, क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? क्योंकि इस आदमी को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। ये जिंदा कैसे हो सकता है? फना अपना सिर झटक देती है। नहीं नहीं, जरूर ये कोई सपना है। विक्रम गुस्से से फना को शादी के जोड़े में देखता है और उसके बगल में बैठे मालव्य को देखकर विक्रम के होठों पर कड़वी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में खून सवार था। विक्रम गुस्से से फना के चेहरे को देख रहा था। उसके बगल में बैठा आदमी उसकी आंखों में खटक रहा था। गजेंद्र विक्रम को जिंदा देखकर हैरान था, क्योंकि उसे भी मालूम था कि विक्रम भारद्वाज मर चुका है। उसे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उससे साफ जाहिर था कि विक्रम भारद्वाज इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन फिर ये कैसे आ गया? फना ने खुद इस आदमी को मारा था और उसके लोगों ने भी ये कंफर्म किया था। विक्रम भारद्वाज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सभी अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और अपने सिर को नीचे करो। अगर मुझे किसी एक भी सिर उठा हुआ दिखाई दिया तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा और इसी आग में उसके सिर को जला दिया जाएगा। ये मेरी वार्निंग नहीं है, ऐसा ही होगा। अगर मुझे आजमाना चाहता है कोई तो सिर उठाकर देखें। विक्रम के एक एक शब्द में गुस्सा था। आग जल रही थी उसके औरे में। विक्रम के कहने पर वहां पर सभी घुटनों के बल बैठ जाते हैं और नीचे सिर कर लेते हैं। सर, विक्रम भारद्वाज यहाँ क्या कर रहा है? इस शादी में उसका क्या काम? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि विक्रम भारद्वाज माफिया किंग है। ब्लैक रोज पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता था और विक्रम भारद्वाज उनका अराइवल है। विक्रम भारद्वाज की फैमिली उनकी दुश्मन थी। उनके दुश्मनी से सब वाकिफ थे। विक्रम ने गजेंद्र को देखते हुए कहा, तुम्हें क्या स्पेशल बोलना होगा बूढ़े? विक्रम के साथ विक्रांत और मायशा भी थे और विक्रम के कुछ खास आदमी। विक्रम गुस्से से फना को देखता है। उसके बाद उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। फना अपने लहंगे को पकड़ लेती है। फना की आंखों में आंसू आ गए थे और उसके होंठ कांप रहे थे। विक्रम को जिंदा देखकर उसके अंदर मिक्स इमोशन चल रहे थे। विक्रम मंडप के पास आकर खड़ा हो जाता है। मालव्य विक्रम को देखकर डर गया था कि विक्रम भारद्वाज यहाँ क्या कर रहा है। विक्रम फना के पास आता है और फिर उसे देखते हुए मालवय से बोला, तू मेरी औरत से शादी करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? मालव्य डर जाता है और वो विक्रम को देखने लग जाता है। मुझे माफ कर दीजिए विक्रम भारद्वाज। माफी? गुनाह किया है तूने और गुनाह की सिर्फ सजा होती है। तभी फना गुस्से से बोली, तुम अभी तक जिंदा हो, मरे नहीं। तुम्हें जिंदा देखकर बहुत दुख हुआ मुझे। फना अपने जहरीले और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए विक्रम को बोलती है। विक्रम की आंखें झील मिलाने लग जाती हैं। वो मालव्य की गर्दन पकड़ता है और उसे उठाते हुए उसकी गर्दन पर गण लगाकर बोला, तू मेरी औरत के साथ शादी करेगा और तुझे लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि तू उसे छुएगा? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुझे नहीं मालूम कि वो मेरी है? मैं तुम्हारी नहीं हूँ। तुम मेरे होने वाले पति को नहीं धमका सकते। छोड़ दो उसे। तुम्हारी औरत बोल देने से मैं तुम्हारी नहीं हो जाऊंगी। फना ने गुस्से से विक्रम से कहा, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें सिर्फ 4 गोली मारी थी। मुझे 6 मारनी चाहिए थी ताकि तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस ही ना रहते।
विक्रम सिर घुमाकर फना को गुस्से से देखता है। फना भी विक्रम की आंखों में आंखें डालकर देखती है। विक्रम को फना की आंखों में अपने लिए नफरत दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर विक्रम के दिल में दर्द होने लग जाता है। वो गुस्से से मालव्य के शोल्डर पर सूट कर देता है। मालव्य नीचे गिर जाता है और विक्रम उसकी गर्दन पर अपने पैर रखकर उसके हाथ को पकड़कर मोड़ देता है। विक्रम गुस्से से मालव्य के पैरों के बीच में लात मारता है, वो भी एक बार नहीं, कई बार। मालव्य दर्द से चिल्ला रहा था, चीख रहा था। सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मालव्य की फैमिली उसकी तरफ भागने को होती है, तभी विक्रम के आदमियों उसे पकड़कर दबोच लेते हैं। मालव्य का पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। वो वहीं पर दम तोड़ देता है। विक्रम के आदमी मालव्य को बहुत मारते हैं। फना मालव्य को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। फना गुस्से से विक्रम को खींचकर थप्पड़ मार देती है और चिल्लाते हुए बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने में लगे हो? विक्रम का गाल दूसरी तरफ झुक जाता है। वही मायशा जब फना को ये करते हुए देखती है तो उसका दिल करता है कि वो उस लड़की की गर्दन तोड़ दे। इसकी इतनी औकात, ये विक्रम को हाथ लगाएगी। मायशा गुस्से से चिल्लाती हुई फना को वार्निंग देती है, अगर उसे दोबारा हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे। विक्रम गुस्से से मायशा को देखता है। तभी मायशा डर कर कदम पीछे ले लेती है और बोली, सॉरी। मायशा को नफरत हो रही थी फना से, लेकिन वो विक्रम के होते हुए फना को कुछ भी नहीं बोल सकती। विक्रम फना को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। फना गुस्से से और नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। विक्रम फना के बालों को उसके कान के पीछे करता है और उसके गालों को हल्का सा टच करता है अपने कांपते हुए हाथों से। मोटू, बहुत खूबसूरत लग रही हो शादी के जोड़े में। विक्रम फना की नथ को छूता है। फना हैरान हो जाती है। उसने इतना कुछ इस आदमी को बोला और वो उसे मोटू बोल रहा है प्यार से। फना का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुस्से में विक्रम को खुद से दूर धक्का दे देती है, जिससे विक्रम 2 कदम पीछे हो जाता है। वो जल्दी से अपने दिल पर हाथ रखता है। वहां से ब्लीडिंग होने लग जाती है और खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरती है, जिससे विक्रांत और मायशा दोनों आगे बढ़कर विक्रम को पकड़ने वाले होते हैं। तभी वो उन्हें हाथ दिखाकर रोक देता है। विक्रम की सर्जरी हुई थी और उसे गोली लगी थी, जिस वजह से डॉक्टर ने उसे हिलने के लिए मना किया था 6 महीने तक। वो बहुत मुश्किल से बचा था। डॉक्टर ने उन्हें ये तक आकार कह दिया था कि विक्रम इज डेड, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। तब उन्होंने विक्रम को फना की शादी की खबर दी थी। तब इस आदमी की धड़कनें वापस से चलने लगी थीं और डॉक्टर को भी एक मिरेकल से कम नहीं लगा। फना विक्रम के बॉडी से बह रहे खून को जब देखती है तो उसके दिल की धड़कन रुक जाती है। वो एकदम से आगे बढ़कर उसे संभालना चाहती थी, लेकिन अपने कदमों को रोक लेती है। विक्रम धीरे से चलकर वापस फना के पास आता है और अपनी मोटू के गालों को अपने हाथों में भरकर बोला, मेरी मोटू को दुल्हन बनना है। फना के होंठ कांपने लगा जाते हैं। फना गुस्से में बोली, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मेरी शादी बर्बाद करके बहुत खुश हो रहे होंगे ना तुम तो। विक्रम हल्का मुस्कुराता है। बर्बाद तो तुमने मुझे कर दिया मोटू। फना गुस्से में विक्रम को वापस से खुद से दूर करती उससे पहले ही विक्रम उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे अपने शोल्डर पर उठा लेता है। फना गुस्से में रोने लग जाती है। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो तुम? विक्रम फना को सीधा बाहर की तरफ ले जाने लग जाता है। मायशा विक्रम को रोकना चाहती थी। विक्रांत उसे देखकर अपनी गर्दन ना में हिला देता है, जैसे बोल रहा हो कि उन्हें रोको मत। मायशा को विक्रम की फिक्र हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे हिलने के लिए मना किया था। लेकिन विक्रम इस लड़की को अपने शोल्डर को उठाकर लेकर जा रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि उसकी बॉडी आगे जाकर काम करना बंद कर दे। उसे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। विक्रम भारद्वाज को वहां पर रोकने की हिम्मत कोई भी नहीं करता है। फना चीखती है, चिल्लाती है। तारा बस मुंह खोले ये सब कुछ देख रही थी।
फना रोते हुए गुस्से में विक्रम के शोल्डर पर बाइट करने लगती है। विक्रम फना को जबरदस्ती कार में फेंक देता है। विक्रम के आदमी भी बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। उसने गुस्से से कहा, कौन है वो लड़की जिसने हमारे बेटे का दिमाग खराब कर दिया है? उसकी वजह से हमारा बेटा मौत के मुंह में गया। उस लड़की को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इधर फना गुस्से से कार से बाहर निकलने का ट्राई करती है, लेकिन विक्रम उसे लेदर सीट पर दबोच लेता है। फना चीखने लग जाती है, आखिर चाहते क्या होता तुम? अगर मुझे जान से मारना चाहते हो तो मार दो। पर विक्रम उसे कुछ बोलता नहीं है, बस वो फना के चेहरे को निहार रहा था। फना ऑकवर्ड हो जाती है जब विक्रम उसे बस यूं देखे ही जा रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। फना देखती है कि विक्रम की बॉडी पर जो पट्टियां बांधी गई हैं, उनसे ब्लीडिंग हो रही है और खून ही खून हो गया है। ये देखकर वो घबरा जाती है। फना गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन विक्रम का ध्यान तो खुद पर था ही नहीं, वो बस फना के चेहरे को देखे जा रहा था। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फना विक्रम को धक्का देती है और उठकर बैठ जाती और दूसरी तरफ कार के मुंह करके अपने आंसू साफ करती है। विक्रम फना के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, मोटू, मेरा बच्चा रो क्यों रहा है? कहीं दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें चोट लगी है? विक्रम फना के चेहरे और उसके बॉडी को चेक करने लग जाता है। फना के होंठ कांपने लगा जाते हैं। उसे याद आने लग जाता है कि मालव्य उसे कैसे ट्रीट कर रहा था, कितनी बदतमीजी कर रहा था, उसे गंदी नजरों से देख रहा था। उसकी नीयत हमेशा से फना को लेकर गंदी थी। वो उसे कुचलना चाहता था अपने पैरों तले, और वही ये आदमी, मैंने इसे जान से मारने की कोशिश की, उसके बाद भी ये मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? खुद को इतनी चोट लगी हुई है, ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन इस आदमी को परवाह नहीं है। फना की आंखों में आंसू देखकर विक्रम उसे अपने पास खींच लेता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, मोटू, दर्द हो रहा है तुम्हें कहीं? किसने मारा है क्या? मुझे बताओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। विक्रम बहुत ही प्यार से फना से पूछता है। वो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा था, न ही उसकी नजरों में फना के लिए कोई भी शिकायत थी और नफरत भी नहीं थी। वो फना के आंसू पोंछता है। तभी फना गुस्से से बोली, तुम्हारी पूरी बॉडी इंजर्ड हो गई है, खून निकल रहा है। तुम्हें खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। फना विक्रांत से बोली, हॉस्पिटल चलो, वरना मर जाएगा ये पागल आदमी। फना का बोलते बोलते गला भर जाता है और उसकी आवाज रोंधली हो जाती है। तुम मेरे लिए रो रही हो, मोटू? विक्रम ने फना के गाल को सहलाते हुए पूछा। फना गुस्से से बोली, मैं तो चाहती हूं कि तुम मर जाओ। तो मरने दो मुझे, मर तो रहा हूं तिल तिल, तुम्हें देखकर खुशी नहीं हो रही? विक्रम ने फना से बिना किसी भाव के पूछा। फना अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे विक्रम की फिक्र हो रही थी। कैसी मिट्टी का बना है ये आदमी, पूरे शरीर से खून निकल रहा है, लेदर सीट पर खून खून हो गया है और उसके बावजूद भी ये बात कर रहा है। फना को ऐसे तड़पते हुए देखकर विक्रम ने उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, मेरी फिक्र हो रही है, तुमने ही तो ये हाल किया है मेरा। मोटू, खुश हो तुम? तुम यही तो चाहती थी। तुम्हारी आंखों के सामने मरना चाहता हूं, तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। बकवास बंद करो, फना गुस्से से बोलती है। उसके बाद वो विक्रम के सीने पर हाथ रख लेती है, क्योंकि वहां से खून निकल रहा था, जो उससे अब और नहीं देखा जाता है। फना का हाथ विक्रम के खून से रंग जाता है। हॉस्पिटल नहीं जाएंगे हम, विक्रम ने विक्रांत को ऑर्डर दिया। मेरी मोटू बेबी डॉल चाहती है कि मैं मर जाऊं, तो उसकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। विक्रम ने हल्की सी स्माइल के साथ फना को देखकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? डॉक्टर के पास चलो। फना जोर जोर से रोने लग जाती है। वो विक्रम के सीने पर हाथ रखती है और बोली, तुम पूरे पागल हो साइको आदमी, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि तुम्हें अभी हॉस्पिटल बेड पर होना चाहिए? तुम उस आदमी की फिक्र कर रही हो जिसे तुम्हारे साथ गलत किया है। बोलते हुए विक्रम की आंखें भर जाती हैं। रोना बंद करो मोटू, तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा मुझे।
कितना बोलते हो तुम, चुप नहीं कर सकते हो क्या? फना ने अपनी भरी आवाज में कहा। शिमोटू, विक्रम फना के होठों पर फिंगर रख देता है। फना के गालों को अपने खून से सने हाथों से सहलाता है। फना देख रही थी कि विक्रम की आंखें बंद हो रही हैं। फना जोर जोर से रोने लग जाती है। प्लीज जल्दी करो, वरना ये मर जाएगा। मोटू, तुमसे मुझे मौत भी दूर नहीं कर सकती, बोलकर विक्रम पागलों की तरह हंसने लगता है और फना को अपने ऊपर खींच लेता है। उसके सिर को अपनी चेस्ट पर रखते हुए बोला, तुम मेरे पास रहो, मेरी मेडिसिन, मैं ठीक हो जाऊंगा, खुद, मोटू, मेरे बच्चे। फना चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। फना विक्रम के सीने से लगी हुई थी। विक्रम अपने हाथों को फना के सिर पर रखता है। फना की मांग में विक्रम का खून लग जाता है। विक्रम अपनी मोटू के फोरहेड पर किस कर देता है। फना उसे और कसकर पकड़ लेती है। वो सिर ऊपर कर विक्रम का चेहरा देखती है, जिनकी आंखें बंद हो गई थीं। फना की चीख निकल जाती है। जल्दी ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो विक्रम को लेकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहे थे। फना विक्रम के हाथ को कसकर पकड़े हुए रो रही थी। वही डॉक्टर विक्रम को लेकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाते हैं। फना वहीं पर खड़ी हुई थी। दूसरे ही पल किसी ने गुस्से में आकर फना को अपनी तरफ किया और खींचकर उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। फना जमीन पर गिर जाती है। फना हैरान हो जाती और अपने गाल पर हाथ रखती है। फिर सिर उठाकर ऊपर देखती है तो उसके सामने कोई और नहीं, मायशा खड़ी थी। मायशा गुस्से से फना को देखती है और उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम विक्रम के लिए एक जहर हो। कैसी लड़की हो तुम, जिस आदमी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, जो तुम्हारे लिए मौत से लड़ गया, जिसने हर वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट किया, तुम्हें सबसे ऊपर रखा, तुमसे मोहब्बत की। तुम उसके लिए इतनी स्पेशल हो कि उसने खुद की जान के परवाह तक नहीं की। तुम्हारे लिए वो मरने को तैयार है और तुम चाहती हो कि वो मर जाए। कैसी लड़की हो तुम? अगर विक्रम भारद्वाज तुम्हें मोहब्बत नहीं करता तो मैं तुम्हें आज जान से मार देती। बोलते हुए मायशा की आंखों में खून उतर आता है। वो फना को नफरत से देखती है। फना हैरान हो जाती है मायशा के शब्दों को सुनकर। मायशा गुस्से में फना को देखती है और जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़कर उठाते हुए बोली, चलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी उन्हें छोड़कर। तुम कौन होती हो, मुझे उनसे दूर करने वाली? फना ने गुस्से से कहा। मायशा फना पर चिल्लाते हुए बोली, तुम अभी चल रही हो या फिर तुम्हें जान से मार दूं, क्योंकि अगर विक्रम को कुछ हो गया तो तुम जिंदा वैसे भी नहीं बचोगी। मैं तुम्हें जान से मारूंगी, तड़पा तड़पा कर, जैसे विक्रम तड़प रहा है, जैसे वो तुम्हारे लिए मर रहा है तिल तिल, उसी तरीके से तुम भी मरोगी मेरे हाथों। मायशा ने फना को धमकी देते हुए कहा। मायशा गुस्से में फना के बाल पकड़ती है। तभी विक्रांत बीच में आ जाता है। बॉस की गुड़िया को छोड़ दो मायशा। मायशा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। विक्रांत, आज बीच में मत आओ। मुझे जो करना है करने दो। मैं विक्रम को मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तुम जानते हो कि उसे ऐसे देखकर तकलीफ होती है मुझे। मायशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस लड़की की वजह से उसकी जान खतरे में है। ये जानती नहीं है कि ये क्या कर रही है। इसे जानना जरूरी है। मायशा की पकड़ फना के बालों में और ज्यादा टाइट हो जाती है। फिर वो उसे लेकर बाहर जाती है और गुस्से में उसे कार में धकेल देती है। फना गुस्से से चिल्लाती है, लेकिन मायशा उसे गन दिखाते हुए बोली, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूं, तो चुपचाप बैठी रहो, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे तुमसे नफरत हो रही है और मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें जान से मार दूं। विक्रम की जो हालात तुमने की है ना, वैसे ही तुम्हारी हालत कर दूं। लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि विक्रम भारद्वाज के दिल में राज जो करती हो तुम। मायाशा गुस्से से फना को लेकर विक्रम के घर पर पहुंचती है। विक्रम एक विला में रह रहा था। वो उसे लेकर वहां जाती है। मायशा गुस्से से फना को विक्रम के उसे कमरे में लेकर जाती है, जहां वो किसी को जाने नहीं देते, जहां पर उसने अपनी बेबी डॉल की यादों को बसा रखा था। वो गुस्से में उसे कमरे में लेकर जाती है और बोली, देखो अपनी आंखों से कि तुम विक्रम भारद्वाज के लिए कितनी मैटर करती हो। क्या हो तुम उसके लिए?
फना विक्रम के रूम को देखती है, जिसमें चारों तरफ उसकी ही तस्वीर लगी हुई थी। फना हैरान हो जाती है। फना के बचपन की तस्वीर भी विक्रम के पास थी। उसने फना की पेंटिंग बनाई थी। पूरे रूम में फना से जुड़ी हर वो चीज थी जो फना को पसंद है। फना उस पूरे कमरे को देखकर दंग रह जाती है। उसकी कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं। फना का टेडी बेयर जो विक्रम ने उसे लाकर दिया था। फना अपनी तस्वीरों को देखती है जो वॉल पर लगी हुई थी। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मायशा गुस्से से फना को खींचते हुए एक पेंटिंग के पास ले जाती है और उस कैनवास से वो पर्दे को हटाती है और बोली, देखो तुम, इस लड़की को तो पहचानती होगी ना? अगर तुम नहीं जानती तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये है मेरे बॉस की गुड़िया, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए वो मरने वाले थे। मायशा ने चिल्लाकर फना से कहा, इस कमरे को ध्यान से देखो। तुम जानती हो ये कमरा मेरे बॉस के लिए इतना प्रेशियस क्यों था? क्यों वो इस कमरे में किसी को नहीं आने देते थे? क्योंकि इस कमरे में उन्होंने अपनी मोटू बेबी डॉल की यादों को समेट रखा था, उस लड़की की जिसे वो बेहद मोहब्बत करते हैं। तुम खुद को नहीं जानती जितना वो तुम्हें जानते हैं। 6 महीने पहले तुम्हारी याददाश्त गई थी और उस वक्त वो पागल हो गए थे। वो मरना चाहते थे। वो एक ड्रॉवर के पास लेकर जाती है और उसके अंदर से वो एक कैमरा निकालती और उसे कैमरे को फना को देते हुए बोली, तुम इसके अंदर देखो, तुम्हारी कुछ वीडियो होंगे। उन्होंने अपनी यादों को तुम्हारे साथ ऐसे समेट कर रखा हुआ है जो कोई भी नहीं जानता। फना अपने कांपते हुए हाथों से उस कैमरे को रोल करती है और उसके अंदर उसे दिखाई देती है फना को अपनी तस्वीरें। फना की आंखों से आंसू बह रहे थे। फना की एक एक मुस्कान को इस कैमरे में कैद किया गया था। मायाशा गुस्से से फना को दूसरा कैमरा देती है। इसमें तुम्हारा वीडियो है, देख सकती हो तुम इसे। मायशा गुस्से से उस वीडियो को ऑन करती है और फना का चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, देखो तुम अपनी आंखों से। फना उस वीडियो को देखती है और हैरान हो जाती है। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है क्योंकि उसके अंदर विक्रम और वो दोनों डांस कर रहे थे। फना बहुत खुश थी और विक्रम की बाहों में थी। मायशा अपनी नजरें नीचे कर लेती है और दूसरे ही पल दूसरा वीडियो चालू हो जाता है, जिसमें फना बच्चों की तरह उछल रही है और खुश हो रही है। तीसरी वीडियो में फना चॉकलेट खा रही थी। कुछ वीडियो में तो सिर्फ वो सो रही थी, उसे भी रिकॉर्ड किया गया था। फना की हर छोटी छोटी मूवमेंट को वीडियो में रिकॉर्ड करके रखा गया है, जिससे वो हैरान हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मायशा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुमने विक्रम पर रेपिस्ट होने का इल्जाम लगाया, पर तुम क्या जानती हो उसके बारे में? तुम्हारी याददाश्त चली गई, वरना तुम खुद कभी उसे छोड़ती नहीं, क्योंकि तुम भी जानती थी कि उस आदमी ने तुम्हें कितना प्रोटेक्ट किया है, लोगों से कितना बचाया है उसने तुम्हें, वरना आज न जाने किसके बिस्तर पर होती, जिंदा भी होती या फिर मर चुकी होती। उसने तुम्हें किन लोगों से बचाया है, कितने लोगों की भेड़िए जैसी नजरें तुम्हें नोचती थीं, सब कुछ भूल गई क्या तुम? तुम्हें तुम्हारी रियलिटी बताऊं मैं। तुम बार क्लब में काम करने वाली वेट्रेस थी, मामूली। फिर तुम विक्रम की जिंदगी में आई थी। फना चिल्लाते हुए बोली, झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। फना रोने लग जाती है। हकीकत है तुम्हारी। मायशा गुस्से से जाती है और विक्रम की अलमारी से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालती है और फिर फना के सामने रखते हुए बोली, देखो इसे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि विक्रम की जिंदगी में तुम खुद आई थी। फना अपने कांपते हुए हाथों से उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखती है जिसमें उसके सिग्नेचर थे और टर्म्स एंड कंडीशन को भी फना पढ़ लेती है। वो हैरान हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके हाथ थर थर कांपने लगा जाते हैं। उसके होंठ तो आपस में ऐसे बंद हो गए थे जैसे वो दोबारा कभी नहीं खुलेंगे। उसके कानों में विक्रम के कह गए शब्द गूंजने लग जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे बीच में, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा था। फना की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसका सर दुखने लग जाता है। तभी मायशा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, देखो अपनी हकीकत, तुम जानती हो कि तुम कौन हो?
एक ऐसी लड़की जो विक्रम की जिंदगी में इत्तेफाक से आ गई। तुम तो डिजर्व भी नहीं करती हो उसका प्यार। विक्रम पर लाखों लड़कियां मरती हैं और उनमें से मैं हूं एक, जिसको आज तक विक्रम ने देखा भी नहीं। लेकिन मैं उसे बहुत चाहती हूँ और उसे मरता हुआ मैं तुम्हारी वजह से नहीं देख सकती। बोलते हुए मायशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फना वहीं जमीन पर गिर जाती है और उस कॉन्टैक्ट पेपर को अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लग जाती है। देखो, यही हकीकत है। वो आदमी जल्लाद है, उसके सीने में दिल नहीं था। वो किसी की भी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। इतने लोगों ने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की, इतनी बार तुम पर अटैक हुआ, हर बार विक्रम ने तुम्हें बचाया। तुम्हें महफूज रखता था वो लोगों से, तुम्हें खरोच नहीं लगने देता था वो आदमी, और तुमने उसकी क्या हालत कर दी। मायशा अपना फोन निकलती है और उसके बाद वो फना को कोई वीडियो चालू कर देती है और बोली, तुम जब विक्रम की जिंदगी से चली गई थी, तुम्हारे दादू और तुम्हारे पापा, तुम्हारी फैमिली ने जब विक्रम से तुम्हें दूर करने के लिए एक ट्रैप बिछाया और उसमें उन्होंने तुम्हें मार दिया। उसके बाद विक्रम की जो हालत हुई थी, तुम अपनी आंखों से देख सकती हो। फना उस वीडियो को देख रही थी अपनी भरी आंखों से। इसमें विक्रम अल्कोहल पी रहा था और ठंडे फर्श पर लेटा हुआ था और सिर्फ मोटू मोटू नाम बड़बड़ा रहा था। मेरा बच्चा कर रहा था वो। फना देख रही थी कि विक्रम कितना कमजोर हो गया है। फना तड़प कर उस फोन को पकड़ लेती है और जोर जोर से रोते हुए बोली, कुछ भी नहीं होगा आपको। मायशा फोन को वापस रख लेती है। तभी फना चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मुझे दे दो, क्या हो गया इनको। मायशा ने फना को देखते हुए कहा, तुम हो इसकी वजह, जो आदमी किसी की परवाह नहीं करता था, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन जी रहा है, कौन मार रहा है। वो तुम्हारे लिए कितना पोलाइट था तुम नहीं जानती। तुम्हारे प्यार में वो इतना पागल हो चुका था कि उसने खुद की जान देने की कोशिश की। तुम इसका मतलब समझ रही हो। विक्रम भारद्वाज से दुनिया डरती है, सब उसके कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया। फना जोर जोर से रो रही थी। वो वहीं पर सिकुड़ जाती है और बोली, प्लीज कुछ मत बोलो। तुम खुद आई थी उसके पास पैसों के लिए और उसने तुम्हें सब कुछ दिया, और उसके बाद तुमने उसे क्या दिया। फना अपने कान पर हाथ रख लेती है। वो चारों तरफ देखती है। उन तस्वीरों में उसे दिखाई दे रहा था विक्रम का पागलपन। विक्रम उसे कितना चाहता है, वो कितनी मोहब्बत करता है उसे। वो उसके लिए यहाँ पर आया। तुम्हारी यादें उसे जब भी सताती थीं, वो पेंटिंग बनाता था। तुम्हें इस जरिए वो याद रखता था। तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने प्लानिंग की थी। विक्रम भारद्वाज एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। आज भी लोगों को डर लगता है जब विक्रम भारद्वाज का नाम आता है, और तुम्हारे लिए जब वो बदल गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तो तुमने उसकी कदर नहीं की। तुम्हारी जगह कोई और होता तो विक्रम उस इंसान की गर्दन काट देता। उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तुमने उसे शूट किया क्योंकि उसने तुम्हें करने दिया। फना अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, प्लीज चुप हो जाओ। फना का दिल दुख रहा था। उसकी जान निकल रही थी। मायशा उसे वहीं पर छोड़कर बाहर चली जाती है और फना धीरे से उठकर पूरे कमरे को देखने लग जाती है। जाते जाते मायशा ने फना को गुस्से से देखकर कहा, तुम्हारा अबॉर्शन नहीं कराया गया था, बल्कि तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था। ये सुनकर फना के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है और पूरे कमरे को देखने लग जाती है, जिसमें उसे सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई दे रही थी। उस आदमी ने उसे अपने दिल में कितनी गहराई तक बसा रखा था, ये फना को महसूस हो रहा था। फना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो करीबन 2 घंटे से बैठकर वहीं पर रो रही थी। फना ने विक्रम का पूरा कमरा देख लिया था। उसे सिर्फ उससे ही जुड़ी हुई चीज मिलती है। थोड़ी देर के बाद फना उठकर बाहर आती है। फना जब हॉस्पिटल पहुंचती है दोबारा, तो अभी तक ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद नहीं हुई थी, जिसे देखकर फना वहीं पर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आते हैं। उस ऑपरेशन थिएटर की लाइट जैसे ही बंद होती है, फना भागती हुई डॉक्टर के पास आती है और उनसे पूछती है कि विक्रम भारद्वाज कैसा है। डॉक्टर ने फना को देखते हुए कहा, वो अभी डेंजर से बाहर है
ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो अभी होश में नहीं है। ब्लड लॉस हो गया है और उनका ब्लड ग्रुप भी रेयर है। हमें बहुत ही मुश्किल से उनका ब्लड ग्रुप मिला है। विक्रम को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने का बोल रहे थे डॉक्टर। फना तो विक्रम से मिलने के लिए तड़प रही थी। फना अभी तक अपने लहंगे के जोड़े में थी और उसकी मांग में विक्रम का खून भरा हुआ था। फना गुस्से से ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुस जाती है। वो हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए विक्रम को देखती है और बिना सोचे समझे उसके पास भाग कर जाती है और उसे हग कर लेती है और रोने लग जाती है। आपको कुछ भी नहीं होगा। आई एम सॉरी। आई लव यू। फाना विक्रम से चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। आपको कुछ भी नहीं होगा। वही डोर पर खड़ी मायशा ये देख रही थी। तभी विक्रांत ने मायशा के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें तकलीफ नहीं होती है क्या? इतना चाहती हो तुम बॉस को? मायशा अपनी भरी हुई आंखों में आंसू लिए और अपने कांपते होठों से बोली, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन विक्रम को मरते हुए नहीं देख सकती। बहुत चाहती हूँ मैं, जानती हूँ कि ये चाहत एक तरफा है, लेकिन बस मैं करना चाहती हूँ ये प्यार उसे। अगर वो इस लड़की के साथ खुश है, तो मुझे उसकी खुशी में ही खुशी मिल जाती है। मैं जानती हूँ कि मैं पागलपन कर रही हूँ। बदले में मुझे विक्रम का कभी भी प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन खुद को रोक नहीं पाती हूँ। जब मैं उसे तकलीफ में देखती हूँ, जब मैं उसे किसी और के लिए तड़पता हुआ देखती हूँ, मैं उसे हर खुशी दे सकती हूँ। बस एक मुझसे डिमांड तो करे। लेकिन मैं वो लकी लड़की नहीं हूँ जो उसके दिल में रहती है। वो लड़की कोई और नहीं, उनकी मोटू है, जिसे वो चाहते हैं। विक्रम को इस लड़की के साथ बस खुश देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो इसकी वजह से मर जाए। विक्रांत मायशा को अपनी तरफ करता है और उसे हक कर लेता है। मायशा भी उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लग जाती है। वो पत्थर की नहीं बनी, उसे भी दर्द होता है। विक्रम को ऐसे देखकर वो नहीं कर सकती बर्दाश्त। किसी और लड़की के साथ उसे शेयर नहीं कर सकती। लेकिन कहते हैं ना कि चाहत एक तरफा ही बहुत दर्द देती है। डर लगता है मुझे उसे खोने से। अगर वो मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ ही सही, लेकिन खुश तो रहेगा ना। विक्रांत मायशा के सिर पर अपना हाथ रख देता है। फना विक्रम की चेस्ट पर सिर रखकर रो रही थी और डॉक्टर फना को उससे दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फना किसी की भी नहीं सुन रही थी। मैं नहीं जाऊंगी इन्हें छोड़कर। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। कोई भी मुझे उनसे दूर नहीं कर सकता है। फना रोते हुए बोली, आप मुझे बहुत प्यार करते हो ना? आपको होश में आना होगा। मेरे को आप चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप जिंदा रहे। आपने कहा था ना कि आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगे तो जल्दी से ठीक हो जाओ। विक्रम की उंगलियां हिलती है, जिसे देखकर फना डॉक्टर को चिल्लाकर बुलाती है। फना की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 2 दिन हो गए थे, विक्रम को होश नहीं आया था। फना उसके पास ही बैठी हुई थी। अभी तक वो अपने उसी लहंगे के जोड़े में थी और वहां से हिली भी नहीं थी। फना ने विक्रम से अपनी एक पल के लिए भी नजरें नहीं हटाई थी। फना विक्रम के हाथ को पकड़कर बोली, आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे और मत तड़पाइए, होश में आ जाइए। फना विक्रम के सीने पर अपना सिर रख लेती है, क्योंकि वो चाहती थी कि विक्रम उसे अपनी बाहों में भर ले जोर से। सर, प्लीज होश में आ जाइए ना। मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और आपको बहुत प्यार करूंगी। आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी। फना रोते हुए बोल रही थी। तभी किसी ने फना को अपने एक हाथ से अपने बाहों में भर लिया। मोटू! फना के कानों में जैसे ही ये धीमी सी आवाज गई, उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से विक्रम के चेहरे को देखती है, जिसकी पलकें हल्की सी हिली। उसके होंठ भी हिल रहे थे। फन्ना के होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। वो विक्रम को जोर से हग करते हुए बोली, सर, आपको होश आ गया। फना ने डॉक्टर को बुला दिया। मायशा और विक्रांत भी वहां पर आ जाते हैं और विक्रम को चेक करने लग जाते हैं। फना वही विक्रम का हाथ और कसकर पकड़ लेती है। विक्रम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो सबसे पहले जिस शख्स का नाम पुकारता है, वो कोई और नहीं, उसकी मोटू होती है। मोटू! फना जल्दी से बोली, बोलिए सर, मैं यहीं पर हूँ। फना विक्रम को देखती है टुकुर टुकुर।
देखिए, मैं यहीं पर हूँ सर, फना ने विक्रम के चेहरे को देखते हुए कहा। विक्रम भी हल्का सा सिर घुमाकर फना के खूबसूरत से चेहरे को देखता है, जो मुरझा गया था। उसकी मोटू कमजोर लग रही थी और उसके गाल पर उंगलियों के निशान भी छपे थे। विक्रम ने फना के चेहरे को देखा और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गालों को टच करता है। तुम्हें किसने हिट किया? विक्रम ने गुस्से से बोलने की कोशिश की। तभी फना विक्रम के हाथ को पकड़ते हुए बोली, वो सब छोड़िए, आप खुद पर ध्यान दीजिए। देखिए, आपको कितने दिनों से होश नहीं आया था, कुछ भी मत बोलिए। तुम्हें किसने हिट किया मोटू? विक्रम ने वापस से पूछने की कोशिश की, तो फना उसके मुंह पर हाथ रख देती है। अभी आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। फना के होठों पर मुस्कान आ जाती है। किस मिट्टी का बना है ये आदमी? खुद इतने दर्द में है, फिर भी उसका ध्यान रख रहा है। पागल हो गया है। खुद को इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी इसे सिर्फ इस चीज की पड़ी है कि मुझे किसने हिट कर दिया। कमीना, खुद मौत के मुंह में है, लेकिन खुद की नहीं पड़ी है। फना विक्रम के फेस को पकड़कर उसके फोरहेड पर किस कर देती है और वापस से उसके ऑक्सीजन मास्क को लगाते हुए बोली, चुपचाप लेटे रहिए और कुछ मत बोलिए। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में मैं एडमिट नहीं थी। विक्रम फना को घूर रहा था, क्योंकि उसकी मोटू उसे डांट रही है। इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसे डांटेगी। फना की हालत देखकर विक्रम को उसकी फिक्र हो रही थी। जरूर उसने कुछ भी नहीं खाया होगा। विक्रम वापस अपने मास्क को नीचे करते हुए बोला, तुमने कुछ भी नहीं खाया ना मोटू, अभी जाकर कुछ खाओ। फना को गुस्सा आ जाता है और वो विक्रम पर चिल्ला देती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि यहाँ बीमार मैं नहीं, आप हो। आपको चुपचाप बेड पर लेटे रहना है और कुछ बोलना नहीं है। समझ में नहीं आता है क्या? डॉक्टर की तो आप सुन ही नहीं रहे हो, वो भी तो कितनी देर से कुछ बोल रहे हैं। विक्रांत और मायशा हैरान हो जाते हैं कि ये छोटी सी लड़की उनके बॉस को डांट रही है और वो चुपचाप सुन भी रहे हैं। फना विक्रम के पास ही बैठ जाती है, उसी बेड पर, और फिर वो वापस उसको ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। आप फिक्र मत करिए, मैं खा लूंगी, आप चुपचाप ऐसे ही लेटे रहिए। फना विक्रम के हाथ को सहलाते हुए बोलती है। फना के तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। विक्रम को होश आ गया था, जिस वजह से वो बहुत खुश थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम रो क्यों रही हो मोटू? जिंदा हूं इसलिए। विक्रम जैसे ही ये बोलता है, फना को चुभ जाती है उसकी बातें और वो और जोर जोर से रोने लग जाती है। चुप हो जाइए, आप मुंह बंद नहीं कर सकते हो क्या? वरना डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा देंगे। चुप हो जाइए आप। फना बुदबुदाते हुए बोलती है। विक्रम उसके आंसू साफ करता है, अपने हाथों को आगे बढ़ाकर। तभी फना उसके हाथों को वापस नीचे कर देती है। आप इतना हिलडुल क्यों रहे हो? सर, आपको समझ में नहीं आता है क्या? डॉक्टर ने बोला है कि आप अपनी बॉडी को नहीं हिला सकते हो। आपकी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है। विक्रम फना की कमर में अपना हाथ डालता है, जिससे फना हैरान हो जाती है, क्योंकि विक्रम ने ये सडनली किया और अनएक्सपेक्टेड था। वो उसे अपने करीब करके उसके सिर को अपने चेस्ट पर रखते हुए कुछ नहीं बोलता। फना भी चुपचाप उसे हग कर लेती है। विक्रम को इंजेक्शन लगा दिया गया था, जिस वजह से वो नींद में चला जाता है। फना धीरे से उठ जाती है, लेकिन विक्रम की पकड़ उस पर काफी टाइट थी। फना धीरे से उठकर बैठ जाती है। उसके बाद वो खुद से बोली, मैंने कितना गलत किया आपके साथ सर, उसके बाद भी आप मुझे इतना चाहते हो। फना के होंठ कांपने लगे। शाम का वक्त विक्रम की आंखें धीरे से खुलती है। वो सिर घुमाकर साइड में देखता है तो फना वहां पर नहीं थी, जिससे उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। उसकी मोटू कहाँ चली गई? फना को अपने पास नहीं देखकर विक्रम को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। विक्रम धीरे से उठकर बैठने लगता है। बीप बीप की आवाज होने लग जाती है सिस्टम से, जो आवाज आ रही थी। फना, जो अभी वॉशरूम में थी, वो भागकर बाहर आती है। विक्रम को अपनी बॉडी से सारी पाइप को साइड करते हुए देखकर फना डर जाती है। वो विक्रम को देखकर जल्दी से आकर उसे पकड़ लेती है। ये आप क्या कर रहे हो सर? विक्रम फना को देखता है और गुस्से से उसके हाथ को पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोला, कहाँ गई थी तुम? फना डर जाती है और उसके बाद वो विक्रम को वापस बेड पर लेटाते हुए डॉक्टर को बुलाती है। उसकी चेस्ट से वापस ब्लीडिंग होने लग जाती है।
फना रोना शुरू कर देती है। डॉक्टर जल्दी से आते हैं और विक्रम को वापस से चेक करने लगते हैं। उसे वापस से कंट्रोल में किया जाता है। विक्रम गुस्से में वहां पर लेटा हुआ था, लेकिन उसने फना का हाथ नहीं छोड़ा था, जिससे फना का हाथ दर्द करने लग जाता है। विक्रम फना को ऐसे देख रहा था जैसे चीर कर खा जाएगा उसे। फना सिर नीचे कर बैठी हुई थी, किसी मुजरिम की तरह। न जाने उससे क्या ही गुनाह हो गया था, जो विक्रम उसे कब से घूर रहा है। इस आदमी से उठा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे देख रहा है जैसे अभी मार डालेगा। उसने गलती थोड़ी ना की है, वो तो बस वॉशरूम गई थी। फना धीरे से हिलने की कोशिश करती है तो विक्रम की पकड़ और टाइट हो जाती है। आह, इस आदमी में इतनी जान कहाँ से आ रही है? फना खुद से ही बोली। विक्रम ने गुस्से से अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और फना पर चिल्लाते हुए बोला, कहाँ गई थी तुम, मुझे छोड़कर? सर, मैं तो वॉशरूम गई थी। झूठ बोल रही हो तुम, विक्रम ने गुस्से से कहा। मैं सच बोल रही हूँ सर, और आप इतना चिल्लाइए मत और गुस्सा मत करिए, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। विक्रम गुस्से में उसे अपने पास खींचता है और उसके होठों को बाइट कर देता है। फना झटके से पीछे होती है। उसे बहुत तेज दर्द हुआ था। वो अपने होठों को टच करती है तो वहां पर खून लगा था। फना अपने हाथों को पीछे लेती है और उसे रगड़ने लग जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था। विक्रम ने करीबन 1 घंटे से उसके हाथ को दबा रखा था। उसकी उंगलियां भी दर्द करने लगी थीं। फना चुपचाप वहां पर बैठ जाती है। तभी विक्रम की नजर फना के कपड़ों पर जाती है, जिन्हें वो तिरछी नजरों से देख रहा था। फना अनकंफर्टेबल होने लग जाती है। शुक्र है कि इस आदमी के शरीर में अब भी जान नहीं है, वरना वो यहीं पर उसे बेड पर पटक कर शुरू हो जाता। उफ, ये आदमी इतना सनकी क्यों है? फना जब अपने आप में ही मुस्कुराती है हल्का सा, तो विक्रम की आंखें और ज्यादा पेनी हो जाती हैं। किसके बारे में सोच रही हो तुम, मोटू, बेबी डॉल? विक्रम अपनी गरजती हुई आवाज में पूछता है। फना डर जाती है। विक्रम गुस्से में उसकी कमर पर अपने हाथ रखता है और मसलते हुए अपने करीब करते हुए बोला, मोटू, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा हंसना सिर्फ मेरे लिए है। विक्रम ने गुस्से से फना को फटकारते हुए कहा। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम उसकी मांग में लगे हुए उस लाल रंग को जब देखता है तो गुस्से में उसे मसलते हुए बोला, ये तुम्हारे होने वाले पति ने लगाया है तुम्हें। विक्रम जैसे ही उसे मसलने लग जाता है, फना दर्द से चिल्लाते हुए विक्रम का हाथ पकड़ लेती है, जिससे विक्रम और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरे ही पल उसकी गर्दन पकड़ लेता है। आ, सर, आप गलत समझ रहे हो। इतना लगाव हो गया है तुम्हें उस आदमी से। विक्रम ने फना की आंखों में देखते हुए उसकी गर्दन को दबाकर कहा। फना बोल नहीं पा रही थी। तभी वो विक्रम की आंखों में देखती है और धीरे से बोली, ये तो आपने ही लगा दिया है। आपका ब्लड है, इसलिए साफ भी नहीं हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की। आप गलत समझ रहे हो। उसने कुछ भी नहीं किया था। आपने उन्हें सूट जो कर दिया था। विक्रम ने गुस्से से फना की आंखों में देखते हुए कहा, उन्हें हम मोटू, तुम उसे उन्हें बोलोगी? तभी फना चिल्लाते हुए रोने लग जाती है। आई एम सॉरी सर, आप तो हमेशा मुझे मिसअंडरस्टूड करते रहते हो। उन्हें तुम सिर्फ मुझे बोल सकती हो, विक्रम ने फना के आंखों में देखते हुए कहा। विक्रम उसकी गर्दन झटके से छोड़ देता है तो फना खांसने लग जाती है। विक्रम साइड में रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर फना को पानी पिलाता है, जिससे फना उसे देखते हुए बोली, ये आपका ब्लड लगा हुआ है मेरी मांग में और आपकी तरह ही जिद्दी भी है। जिससे विक्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम कहना चाहती हो कि हम दोनों की आधी शादी हो चुकी है? तभी फना ने धीरे से कहा, ऐसे थोड़ी ना होती है शादी। तभी विक्रम गुस्से से फना के मोटे मोटे गालों को पकड़ लेता है और उन्हें दबाते हुए उसके लिप्स को अपने मुंह में भर लेता है। हाँ, हम छोड़ो। फना विक्रम को किसी तरीके से दूर करती है। विक्रम गुस्से से उसे डांटते हुए बोला, तुम्हारा पति अगर तुम्हारी मांग भर देता तो इसका मतलब कि तुम्हारी उससे शादी हो जाती है। अगर मेरा ब्लड लग गया है तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है इससे। विक्रम ने गुस्से से फना की आंखों में देखते हुए कहा।
अगर तुम्हारी उस आदमी से शादी भी हो जाती, उसके बाद भी मैं तुम्हें ले आता। तुम्हें क्या लगता है, किसी और से शादी कर लोगी तो तुम उसकी हो जाओगी? विक्रम के डरावने शब्दों को सुनकर फना का दिल ही दहल जाता है। विक्रम वहां पर लगी हुई नुकीली चीज पर अपना अपने थंब को रखकर कट करता है और फिर फना की वापस से मांग भरते हुए बोला, आज हमारी आधी शादी हो चुकी है। खबरदार, जो इसे मिटाने की कोशिश की, ये मेरा रंग है जो तुम पर चढ़ चुका है और मेरी ही तरह ये भी कभी नहीं मिटेगा। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब विक्रम ने ये कहा कि अब वो किसी और से शादी भी कर लेती, तब भी वो उसे ले आता। कभी कभी तो उसे विक्रम से बहुत डर लगता है और उसका दिल करता है कि वो दूर भाग जाए इस आदमी से। फना विक्रम का हाथ पकड़ लेती है और उसके ठंब को देखते हुए बोली, आप बहुत ज्यादा डरावने और पागलपन करते हो। विक्रम ने फना की मांग में सिंदूर को देखते हुए कातिलाना अंदाज में कहा, हम, मेरी मोटू, मेरी आधी बीवी। सर, ये आधी बीवी क्या होता है? फना ने विक्रम को तिरछी नजरों से देखते हुए सवाल किया। तभी विक्रम ने गुस्से में फना को देखते हुए उसके बाल पकड़ लिए और उसके कान को खींचते हुए अपने पास किया और बोला, आधी बीवी क्या होती है, तुम्हें बताऊं मैं? आह, सर, दुख रहा है, फना ने करहाते हुए कहा। विक्रम ने गुस्से से फना की आंखों में देखते हुए उससे सवाल किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए किसी और से शादी करने की? तुमने सोच कैसे लिया? उस आदमी को तो जान से मार दिया मैंने। किसी और से शादी करने का अगर ख्याल भी आ रहा है तो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी, पर निकल आए ना तुम्हारे। विक्रम गुस्से से ही फना को अपने ऊपर करता है, जिससे फना हैरान हो जाती है और दूसरे ही पल वो फना के स्कर्ट को ऊपर करता है और उसके अंडरगारमेंट्स को हल्का सा साइड करते हुए उसकी बैक पर हिट करता है। आहा, मम्मा, सर, आह, आप मुझे मार क्यों रहे हो? फाना ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा। तभी विक्रम ने दोबारा से फाना को हिट करते हुए कहा, बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। मेरे सिवा किसी और के साथ घर बसाने का सपना देखने की हिम्मत की तुमने? किसी और के साथ तुम बिस्तर शेयर करोगी? नहीं सर, आह! विक्रम ने वापस से फना को हिट किया, जिससे फना को काफी दर्द होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम अपने राइट हैंड का यूज कर रहा था फना को पनिश करने के लिए और फना अपने दांतों के नीचे अपने होठों को दबाते हुए काटने लग जाती है। आह! दोबारा अगर गलती करोगी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इतने दिनों से तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिली थी ना? इस वजह से तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरे खिलाफ जाओगी तुम? तुम्हारे ख्यालों में भी कैसे कोई और आ गया? भूल गई क्या मेरा डर? तुम्हारे रग रग में मेरा डर बहता है, खून की जगह। फना को विक्रम से बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। विक्रम वापस उसे हिट करता है। फना को शर्म भी आ रही थी, दर्द भी हो रहा था और डर था कि कोई और आकर ये चीज देख ना ले। किसी ने ये चीज देख ली तो क्या ही होगा, कितना एम्बारासमेंट होगा उसे। आह! सर सॉरी, दोबारा नहीं करूंगी मैं गलती। फना अपनी रोतली आवाज में बोलती है। विक्रम की उंगलियों के निशान उसके बम पर छप जाते हैं और नीला पड़ जाता है। लेकिन विक्रम उसे पनिश करना बंद नहीं करता है। विक्रम ने गुस्से से फना को फटकारते हुए कहा, तुम दोबारा गलती करोगी। काफी दिनों से तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिली ना, इस वजह से तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। मेरे खिलाफ जाओगी तुम। अपने लिए तुमने लड़का ढूंढ लिया, उसके साथ घर बसाने के सपने सोच लिए। आम मां पोसम खाई।